नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 6 नागरिकता सिटीजनशिप। और इसी सिटीजनशिप के अध्याय में आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। हम लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं, नागरिकता क्या होती है उसका परिचय जान चुके हैं, नागरिकता की क्या भूमिका है वो जान चुके हैं। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं गुरुजी? आज हम लोग जो पढ़ेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संपूर्ण और समान सदस्यता। जो हमने नागरिकता की परिभाषा में कहा था कि नागरिकता की परिभाषा ये कही जाती है कि राजनीतिक समुदाय की पूर्ण या संपूर्ण, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता ही नागरिकता है। एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। तो ये जो संपूर्ण और समान सदस्यता है, इसका क्या अर्थ है वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, संपूर्ण और समान सदस्यता। देखिए, हम जब नागरिकता या सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं एक प्रकार से हमें एक देश की सदस्यता, मेंबरशिप मिल चुकी है कि हाँ भैया हम इस देश के मेंबर हैं, हम इस देश के सदस्य हैं। और जब कोई भी सदस्य होता है इसका मतलब यह है कि उसके पास बराबर के अधिकार होंगे, सब कुछ बराबर का होगा और सब कुछ उसका संपूर्ण है। तो नागरिकता में भी यही बात की गई है कि संपूर्ण और समान सदस्यता किसी राजनीतिक समुदाय की, राजनीतिक समुदाय का मतलब क्या है? जो राजनीतिक एक भौगोलिक राजनीतिक एरिया है उसके अंदर आपको रहने की पूर्ण जो आजादी है वो कहीं ना कहीं आपकी नागरिकता है। अगर हम जब बात नागरिकता की करते हैं तो नागरिकता कहीं ना कहीं एक हमारी पहचान है। जैसे आज हम कहते हैं हम भारतीय हैं, ठीक है, हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, ठीक है। इसी आधार पर कोई जर्मन है, कोई जापानी है, कोई अमेरिकन है, तो हमारी कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी, एक कहीं ना कहीं पहचान बनी हुई है। परंतु बच्चों एक चीज को, इस बात को हमें और भी समझना होगा कि जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, जब हम बात करते हैं पहचान की, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी और जो हमारी पहचान है वो हमारी एक नहीं है, हमारी अनेकों पहचान है, हमारी अनेकों आइडेंटिटी है, ठीक है। अब अनेकों आइडेंटिटी और अनेकों पहचान हमारी किस प्रकार से है वो देखिएगा। सबसे पहले तो जैसे अगर हम बात करें हमारी क्या पहचान, हमारी क्या आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी तो हमारी ये है, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी पहचान होती है, एक तो हमारी जाति के आधार पर होती है, कास्ट के आधार पर होती है, कौन सी जात के हैं हम, ठीक है, कौन सी कास्ट के हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर एक आइडेंटिटी होती है तो वो धर्म के आधार पर होती है कि कौन से धर्म से। एक आइडेंटिटी जो हो जाती है वो शिक्षा के आधार पर हो जाती है कि हमने कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रखी है। एक आइडेंटिटी आप देखेंगे कि लिंग के आधार पर महिला पुरुष, इस आधार पर हो जाएगी। एक आइडेंटिटी जो पहचान हमारी होती है वो हमारी होती है हमारे काम धंधे को लेकर के, हमारे व्यवसाय को लेकर करके कि साहब मैं ये व्यवसाय करता हूँ, मैं टीचर हूँ। तो जो मेरी एक आइडेंटिटी है, एक जो मेरी पहचान है वो कौन सी है? टीचर वाली है। शिक्षा के आधार पर हो गई, धर्म के आधार पर हो गई, जाति के आधार पर हो गई, लिंग के आधार पर हो गई। इसके अलावा क्षेत्र के आधार पर भी हमारी पहचान होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाषा के आधार पर भी हमारी पहचान होती है। मतलब हमारी एक पहचान नहीं है। मैं सीधा सा सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट जो है, जो मूल बात है उस पर आना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमारी पहचान एक नहीं है, हमारे बहुत सारे आइडेंटिटी है। हमारी जाति के आधार पर भी एक पहचान है, धर्म के आधार पर पहचान है, शिक्षा के आधार पर पहचान है, लिंग के, व्यवसाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर, इन सब के आधार पर हमारी पहचान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहूं कि मेरी अगर कोई जाति का कार्यक्रम होगा तो वहां पर क्या है, एक उस पर्टिकुलर जाति का मेंबर, सदस्य होने के नाते मुझे बुलाया जाएगा। चाहे फिर मैंने एजुकेशन कुछ भी करी हो, मैं चाहे काम धंधा कुछ भी करता हूं, ठीक है, मुझे एज अ कास्ट मेंबर मुझे बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से तो ये क्या हो गई, मेरी एक जाति की पहचान हो गई। धर्म की पहचान का मतलब ये है कि अब जब धर्म की बात आती है तो फिर चाहे मेरा कोई भी शिक्षा हो, मेरा कोई भी व्यवसाय, अगर मैं उस धर्म का मेंबर हूं तो मुझे जरूर बुलाया जाएगा। शिक्षा की बात जब करते हैं, जैसे आज आप सारे बच्चे 11th के हो तो आप 11th वाले एक ग्रुप में आ जाते हो, तो आप लोगों की एक जो पहचान है वो ये है कि हम 11th क्लास में अभी है। कॉलेज वालों की एक पहचान आ जाती है तो वो शिक्षा का हो गया। व्यवसाय के आधार पर जैसे लोगों की अलग अलग पहचान होती है, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वकील होते हैं, ठीक है, IAS अधिकारी होते हैं, तो सबका अपना अपना ग्रुप होता है, टीचर्स का अपना होता है, ठीक है। अब वहां जो टीचर्स बैठे हैं तो टीचर्स में ये नहीं है कि ये इस कास्ट का है, वो उस धर्म का है, ये महिला पुरुष ही नहीं, वो एज अ टीचर एज अ बैठे हैं, तो जो पहचान हो गई वो टीचर की हो गई। ऐसे डॉक्टर्स, वो डॉक्टर की पहचान हो गई। इसके अलावा क्षेत्र के आधार पर भी कभी कभार हो जाती है।
जैसे हम लोग देखते हैं कि मैं राजस्थानी, मैं मराठी, मैं बिहारी, ठीक है, मैं वहाँ का, तो ऐसे क्षेत्र के आधार पर भी हमारी पहचान होती है। इसके अलावा भाषा के आधार पर, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे आप देखते हैं लोगों की पहचान की हम तमिल बोलने वाले हैं, हम मलयालम बोलने वाले हैं, हम भोजपुरी बोलने वाले हैं, हम ये भाषा बोलने वाले हैं, तो भाषा के आधार पर भी हमारी पहचान होती है। अब देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये जो पहचाने हैं, ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी जगह अपने क्षेत्र को, अपनी भाषा को, अपने हर उस वर्ग को आगे बढ़ाना, ये कोई गलत नहीं है, इट्स ओके। कुछ हद तक अपन इसको वाजिब कह सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात क्या आती है बच्चों, कि हम सभी के लिए, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, और चाहे भारत में रह रहे हर व्यक्ति के लिए सबसे ऊपर और सर्वोपरि कुछ अगर है तो वो देश है, वो राष्ट्र है, ठीक है। और एक सच्चे राष्ट्र नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज भी यही बनता है कि सबसे ऊपर जो हमारे लिए हो वो हमारा राष्ट्र हो, हमारा देश हो। देश के आगे हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, कि भैया ये ठीक है, ये गलत है, सबसे ऊपर देश है, मतलब ओके। और जब देश सबसे ऊपर है तो हमारे लिए जो भावना है, जो हमारी पहचान है ना, वो भी देश वाली सबसे ऊपर होनी चाहिए। और देश वाली पहचान सबसे ऊपर होने का मतलब क्या है, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम प्रथम में और अंत में भारतीय। मतलब सबसे पहले भी अगर हम कुछ हैं तो भारतीय हैं, मतलब इन सबसे ऊपर उठ कर अगर सबसे पहले अगर हम हैं तो इंडियन है, और सबसे अंत में भी है तो हम इंडियन है। मतलब सब कुछ जो है इंडिया से शुरू होता है और हमारे लिए इंडिया पे ही खत्म होता है। हम इंडियन थे और इंडियन ही मरना चाहते हैं, तो हम सबसे ऊपर अगर सबसे पहले कुछ है तो हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। और ये जो भारतीय शब्द हमारे पास आता है, ये भारतीय शब्द कहीं ना कहीं क्या है, ये नागरिकता को दर्शाता है, ये सदस्यता को दर्शाता है कि साहब मैं भारत का नागरिक हूं इसलिए मैं भारतीय हूं, मैं भारत में रहता हूं इसलिए मैं भारतीय हूं। भारत का संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कि भारत के लोग हैं हम लोग। तो भारतीय की जो पहचान है वो सबसे ऊपर रहनी चाहिए। अगर यहां पर हमारी जो पहचान, हमारी आइडेंटिटी एक भारतीय की है, सबसे ऊपर अगर भारतीय की पहचान है तो सबसे अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि इन पहचानों को बिल्कुल वो हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं, ये है अपनी जगह, ठीक है। पर जब भी कभी आप अपनी जाति को प्रमोट कर रहे हो, जाति के अधिकारों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जब बात आ जाए भारत की, जाति को साइड में कर दो, नहीं, पहले देश पहले है, ठीक है। जैसे आपने संविधान वाली किताब में पढ़ा कि आपातकाल का जब समय आता है तो उस समय मौलिक अधिकारों को भी हटाने की बात हो जाती है कि उस समय मौलिक अधिकार काम नहीं करेंगे। क्यों? आपातकाल का मतलब क्या है, किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, देश में स्थितियां ठीक नहीं है, तो उस समय जब देश पर विपत्तियों में है तो फिर आप कौन से अधिकारों की मांग कर रहे हो भाई? जिस देश में रह रहे हो, जो देश आपके लिए मान सम्मान है, वो दे अगर विपत्ति में है तो फिर आपके अधिकार क्या मायने रखते हैं? सब लोगों ने बोला हाँ हाँ यार ये बात तो सही है। तो इसलिए आपातकाल के समय में हमने क्या करा, अधिकारों को हटा दिया। मतलब सबसे ऊपर हमने किसको रखा? देश को रखा, भारतीयता को रखा। आप अपने धर्म की बात कर रहे हैं, आप डिमांड्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब बात देश की आ जाए, आप सबसे पहले देश के साथ हो जाए। एजुकेशन सेक्टर में लिंग के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे आप अपनी इन पहचानों को बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर इन सबसे बड़ी पहचान अगर आपको रखनी है तो वो भारतीय की रखनी है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। और जैसे कहा जाता है कि डिवाइडेड बाय डिफरेंट थिंग्स, बांटा बहुत अलग अलग चीजों से जा सकता है, ठीक है, कि साहब तुम यहाँ रहते हो, तुम इसके हो, तुम उसके हो, ऐसा बांटा बहुत चीजों से जाता है, बट वी आर यूनाइटेड बाय द इंडियंस, ठीक है। पर हम जो एक होते हैं वो किस नाम से होते हैं? भारतीय के नाम से होते हैं। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं बच्चों, एक सोशल साइंस का टीचर होने के नाते और आपका एक सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये फर्ज बनता है हमारा, और ये हमारा काम भी यही है कि हम समाज को, किसी को भी तोड़ने का काम नहीं, हमारा काम है जोड़ने का। हम जोड़ने वाला काम हम लोग करते हैं, तो जोड़ा जो जा सकता है वो भारतीय के नाम से, इंडियन के नाम से ही जोड़ा जा सकता है। आज जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आज चंद्रयान 3 जब चांद पर गया और उसने चांद पर अपनी छाप छोड़ दी, ठीक है, वहां पर इसरो का नाम हुआ, इंडिया का नाम हुआ, भारत का नाम हुआ, भारत की जय जयकार हुई पूरी दुनिया में। जब उस चंद्रयान लैंड होने के बाद अगले दिन मोदी जी साउथ अफ्रीका गए ब्रिक्स की समिट को संबोधित करने, ब्रिक्स की समिट को में अपनी बात रखने के लिए, तो वहां पर सारी जगह बस छाया हुआ था भारत भारत भारत। जैसे वो पहुंचते हैं तो साउथ अफ्रीका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उनका स्वागत करते हैं, वो शुरुआत में ही ये बात कहते हैं कि मिस्टर मोदी बहुत बहुत बधाई हो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए, लैंडिंग के लिए। तो ये क्या है, वहां पर अब जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होती है तो
भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को बड़ी प्राउड महसूस होती है, बड़ी खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो नाम आ रहा है वो नाम इंडिया का आ रहा है, भारत का नाम आ रहा है। वहां पर किसी विशेष जाति का, धर्म का, शिक्षा का, लिंग का, व्यवसाय का, क्षेत्र का, भाषा का नाम नहीं है। वहां पर नाम किसका है? भारतीयों का। ठीक है, वहां पर क्या नाम हुआ कि भारत ने अपना चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल कर लिया। तो मैं सिर्फ यहां पर ये कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी पहचान है वो पहचान अपनी जगह ठीक है, पर इन सबसे ऊपर जो पहचान होनी चाहिए वो भारतीय की पहचान होनी चाहिए। और ये जो भारतीय की पहचान है यही कहीं ना कहीं हमारी नागरिकता की बात करती है, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं इसलिए हम भारतीय हैं, हम भारत के निवासी हैं इसलिए हम भारतीय हैं। और जब हम सभी भारतीय हैं तो फिर भैया किसी भी आधार पे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न शिक्षा के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न व्यवसाय, न क्षेत्र, भाषा, किसी के भी आधार पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हर व्यक्ति को, सभी को संपूर्ण, कंप्लीट एवं समान सदस्यता है। जब किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण एवं समान सदस्यता होगी। और समान सदस्यता है, कंप्लीट सदस्यता है, इसका मतलब सबका बराबर अधिकार है और सबके ही बराबर कर्तव्य हैं। तो ये जो चीज है, हमारा जो आज का टॉपिक है संपूर्ण और समान सदस्यता, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। पर जो चीज अभी मैंने आपको पूरी समझाई है ये अभी आज के लेक्चर में आपको हेल्प करेगी। आइए देखते हैं। अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफर किया है तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़ रहे थे, अंदर पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। देखिए, अब आप सभी ने, आपने रेल के डिब्बों में, ठीक है, आपने बसों में सफ़र करा होगा, सभी ने करा होगा, ठीक है। और भाई बहुत ही कुछ, अगर आप लोग अमीर हैं तो आपने एरोप्लेन में भी सफ़र करा होगा। एरोप्लेन में तो ऐसा नहीं होता कि धक्का मुक्की होती है, पर बसों में और रेल के जो डिब्बे हैं उनमें तो धक्का मुक्की होती है। जब एक चीज़ आप देखिएगा, जब हम रेल के डिब्बे या बस जो भरी रहती है और हम उसमें प्रवेश कर रहे होते हैं, ठीक है, और उस प्रवेश के लिए हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, और नहीं तुम मुझे छोड़ने दे, पहले मुझे छोड़ने दे, उधर तुम नीचे, तुम छोड़ने नहीं दे रहे हो, ये वो। जहां हम हमारे प्रवेश के लिए, हम हमारी एंट्री के लिए जिस व्यक्ति से लड़ रहे हैं, हम उस व्यक्ति से लड़ करके एंटर हो गए। और जब हम दोनों ही एंटर हो गए और फिर कल को तीसरा व्यक्ति बस में चढ़ रहा है, तो हम दोनों, जिन दोनों ने लड़ाई लड़ी थी वो दोनों एक साथ, अरे उतारो, बस तो भरी हुई, कहां चढ़ेगा, दिख नहीं रहा इसको, अंधा आदमी क्या बस इतनी बड़ी बस में कहां चढ़ेगा। मतलब हम दोनों जो लड़ रहे हैं वो तीसरे व्यक्ति की एंट्रेंस के लिए हम दोनों एक हो रहे हैं। यही बात यहाँ कहेगी। अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफर किया हो तो इस चलन से आप अवगत होंगे कि लोग प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ लेते हैं, अंदर पहुंचते दूसरों को बाहर रखने के, मतलब बाकी और कोई चढ़े उसके विरोध में, मैं तो चढ़ गया, तू भी चढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, और अपन दोनों चढ़ते समय अपन दोनों लड़े थे, पर अब आप बाकियों को किसी को नहीं चढ़ने देना है, तो दूसरों को बाहर रखने के साझा स्वार्थ में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। मतलब यहां पर एक बात इससे क्या समझ में आती है कि लोग अपना स्वार्थ जो है वो देखते हैं, और अगर अपने स्वार्थ के लिए वो किसी से लड़ रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर अपने स्वार्थ के लिए उसे किसी से हाथ मिलाना पड़ रहा है तो वो भी ठीक है। जल्दी भीतरी और भारी का विभाजन उभर आता है और भारी को खतरे के रूप में देखा जाने लगता है। अब चाहे ये बस हो या कुछ भी हो, ठीक है, वहां पर क्या भीतरी और भारी का विभाजन हो जाता है। अरे हम तो अंदर बैठे हुए हैं, ये आएंगे, खड़े हो जाएंगे बस में, इधर हवा भी नहीं आने देंगे, रेलगाड़ी में इतना ये वो, ऐसा ऐसा, मतलब क्या हो गया, विभाजन सा हो गया। हम अंदर बैठे हुए लोग, वो बाहर खड़े हुए लोग, और वो भारी लोग क्या है, हमारे लिए खतरा है। खतरा कैसे है, बस में चढ़ जाएंगे, हो सकता है हमारी जगह ले ले, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ हवा नहीं आने दे, हो सकता है फालतू में भीड़ भड़का कर देंगे, हु अल्लाह करेंगे और करेंगे। मतलब हमेशा क्या है कि जो भारी लोग होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम उनको क्या है, खतरा मानते हैं, ठीक है, हम उनको खतरा मानते हैं। ऐसा आप हर जगह देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अगर जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में रहते हैं, और आपके उस कॉलोनी एरिया में बिल्कुल ही आपके स्टेट के दूर का ही व्यक्ति आकर के आपके पड़ोस में बच जाता है, तो आप सोचते नहीं यार ये यहाँ आ गया, इनका कल्चर ऐसा है, वो ये खाते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसे रहते हैं, आप उनको अपने लिए क्या मानते हो, खतरा मानते हो। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, कक्षा 12 में आप बड़े विस्तार से इस पर पढ़ेंगे। असम में एक आंदोलन चला, ठीक है, और असम के में जो आंदोलन था वो किस बात का था, असम में एक्चुअल में मेन बात ये थी, एक तो बांग्लादेश से अवैध प्रवासी असम में एंटर हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए भारत सरकार ने या बांग्लादेश की सरकारों ने बहुत ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस तैनात नहीं कर रखी है, ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर, या ऐसा नहीं कि बॉर्डर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, तो आराम से लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं।
अब वहां पर क्या है, बांग्लादेश वाले चले जाते हैं तो उनका तो बिल्कुल कठोर विरोध है। वो बिल्कुल सही बात भी असम वालों का कि भाई ये लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बस जाते हैं और फिर हमारे जो रोजगार हैं, हमारी जो संसाधन है उनको खत्म करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ आप ये चीज भी नोटिस करिएगा, असम वालों का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर देखिए आप भारत के कल्चर को नोटिस करेंगे तो एक तरफ तो आप दक्षिण का कल्चर देखिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखने को मिलेगा। उत्तर के कल्चर में और डिफरेंस है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, पूर्वोत्तर है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये जो असम के जो लोग हैं इनको ये लगता है कि जो बांग्लादेश वाले आ रहे हैं तो 100% ही गलत है, परंतु इसके अलावा बाकी दूसरे राज्यों से, पश्चिम बंगाल से या आसपास के और किसी राज्यों से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी क्या है, हमारे लिए खतरा है। अब असम वालों ने खुद को अंदर का मान लिया और उन सबको बाहर का मान लिया। बंगाल का आ रहा है, उड़ीसा का आ रहा है, बिहार का आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो क्या मान रहे हैं कि हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों को क्या है, ये लोग हड़प लेंगे। हमारे लिए जो रोजगार है वो इन लोगों को, ये लोग रोजगार हड़प लेंगे। तो क्या है कि जो बाहरी लोग हैं उनको हमेशा क्या माना जाता है, खतरा माना जाता है। और ये ट्रेंड अब धीरे धीरे क्या है कि ऑल पूरे इंडिया में और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में ही है कि नहीं साहब, हमारी जो जॉब्स हैं वो जॉब्स ये जो बाहर के लोग आकर करके हैं वो ले जाएंगे। तो बाहरी को खतरे के रूप में देखा जाता है। इसी तरह की प्रक्रिया समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभार तो पूरे राष्ट्र में चलती है। और इसी तरह की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, नगरों में, प्रदेशों में और कभी कभार पूरे राष्ट्र में चलती है। जिसमें आपको एक उदाहरण असम का दिया है। असम की ये जो पूरी कहानी है आप कक्षा 12 में जो आपकी राजनीति विज्ञान में किताब चलेगी, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें आप पढ़ेंगे। 1947 के बाद से भारत की जो पूरी राजनीति है उसमें आप जानेंगे। अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हो तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही वे सह नागरिक क्यों ना हो। देखिए, अगर आजीविका का मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब यह है कि मेरे जीवन को चलाने के लिए, मेरा जीवन यापन करने के लिए जिस काम से मेरे पास पैसे प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आजीविका कहते हैं। मतलब आज मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो टीचिंग मेरी क्या है, लाइवलीहुड है बच्चों। मतलब इससे मुझे पैसे प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होता है और इससे मेरा जीवन चलता है। तो क्या होता है, कुछ राज्यों में या कुछ जगहों पे क्या होता है कि काम के अवसर बहुत कम होते हैं। मतलब अच्छा काम नहीं मिलता, अच्छी जॉब नहीं मिलती, अच्छी जॉब नहीं तो अच्छी अर्निंग नहीं होगी, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर जीवन ठीक नहीं चलेगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से ही शहरी क्षेत्रों में लोग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आजीविका के साधन बहुत कम हो किसी राज्य में, चिकित्सा के साधन बहुत कम हो, शिक्षा के साधन बहुत कम हो, तो जब ऐसा लगता है कि साहब हमारे यहाँ पर जो आजीविका मतलब जो रोजगार है, जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सीमित है, ये लिमिटेड है। और अगर कोई बाहर के दूसरे राज्यों के, दूसरे जगहों से लोग आ कर करके अगर हमारे रोजगारों को, हमारी शिक्षा को, हमारे स्वास्थ्य को, यहाँ की सुविधाओं को हड़प लेंगे तो फिर हम यहाँ के लोग क्या करेंगे? तब फिर क्या होता है, बाहर के लोगों को खतरा माना जाता है। आजीविका, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन अगर सीमित हो तो बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही चाहे वह नागरिक ही क्यों ना हो, वो एक साथ रहने वाले ही क्यों ना हो। देखिए, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल भी है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कोई व्यक्ति अगर आपकी सीट पे बैठ जाए, चाहे वो डेली आपके साथ बैठता, पर आज उसने आपकी सीट हड़प ली, नहीं साहब तू तो मेरी जगह आकर के बैठ गया, तो वहां पर भी हमें क्या आता है, गुस्सा आता है। नहीं यार, तू मेरी जगह में बैठ, तू खड़ा हो यहाँ से, तू तेरी चेयर लेकर के आ जा। तो मतलब हम जब हमारे साथ कुछ थोड़ा सा गलत होता है या हमारे संसाधन हड़पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभार बाहरी लोगों को क्या है, खतरा माना जाता है। ये जैसे नागरिकता के लिए दिखाया कि काउंटिंग चल रही है लोगों को। आपको मुंबई कर, मुंबई वालों के लिए का नारा शायद याद हो, जिससे ऐसी भावनाएं प्रकट हुई। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष होते हैं। मुंबई कर मतलब मुंबई वालों की, मतलब क्या नारे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे काफ़ी घटनाएं हुई बीच समय में कि जब बिहार से कुछ लोग आए तो उनके साथ मारपीट हुई। ये नारे लगे, आमची मुंबई, हमारी मुंबई, मुंबई कर, मतलब मुंबई वालों का है। तो मतलब वो क्या दिखाना चाहता था, एक क्षेत्रवाद की जो भावना है कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा है और इस पर जो भी संसाधन, जो कुछ भी है उस पर हमारा ही अधिकार है, बाहर के लोग आकर करके इस पर अपने अधिकार ना जमाए। ये चीज मतलब, और जैसे महाराष्ट्र में देखने को मिली और भी काफी राज्यों में, काफी जगहों पर ऐसा चीज देखने को मिलती है, साहब हमारा राज्य है, हमारे संसाधन है, तो यहाँ पर हमें
हम इन पे किनका अधिकार होना चाहिए? हमारा ही अधिकार होना चाहिए। इन संसाधनों को, इन रोजगारों को पाने का अधिकार हो तो किसके पास हो? हमारे पास हो, किसी दूसरे व्यक्ति के, बाहर के व्यक्तियों के पास ना हो। वैसे देखिए, दोनों बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी राज्य दूसरे राज्य से आए हुए व्यक्ति, चाहे वो बिहार से आ रहा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर से आ रहा हो, उनके साथ गलत व्यवहार करता है, वो बहुत गलत बात है, सबसे बड़ी गलत बात है। जैसे हम लास्ट के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि सबसे पहली बात, इंसान में ऊंच नीच का होना, इंसान में बड़ा छोटा होना, ये सब बात की बात है। इंसान का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो मानव है, और किसी भी मानव के साथ इस प्रकार का व्यवहार कि वो आपके क्षेत्र में आता है, आप उसे मारना पीटना शुरू कर दो, उनको भगाओ, मतलब एक क्षेत्र की पहचान पे ऐसा होना, ये सच में बहुत गलत बात है। मतलब किसी भी पहचान पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसा हम बहुत सी बार देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके साथ, मतलब बाकी जो इंडिया के एरियाज हैं वहाँ के लोग ठीक व्यवहार भी नहीं करते हैं, ठीक है। वो अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हम देखिए, आप ये चीज़ देखिए कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी गई। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? एक नागरिकता राज्य की है, स्टेट की है, और एक नागरिकता देश की है। पर भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत में एक ही नागरिकता रखी कि आपको एक ही सिटीजनशिप दी जाएगी, और वो सिटीजनशिप आपको कहाँ की मिलेगी? भारत की मिलेगी। आप भारतीय कहलाओगे, आप राज्य के व्यक्ति नहीं हो, आप भारत के व्यक्ति हो। ये क्यों करा गया? ये इसलिए करा गया कि हम सब एक यूनाइट होकर करके रहे। पूरे भारत में हर व्यक्ति को घूमने फिरने की, रोजगार काम धंधा करने की आज़ादी दी गई, छूट दी गई। क्यों दी गई? आज जैसे मुझे बताइए, आज मेरा घर है और मुझे कोई ये बोल दे इस कमरे से बाहर तेरा अधिकार नहीं, इस कमरे में रहेगा और इस कमरे से सीधा बाहर जाएगा, तो फिर भैया मेरा घर कैसे? और ये मेरा घर है, इसका मतलब ये कि मैं ऊपर से छत से लेकर के नीचे तक सारी जगह घूम फिर करके आराम से अपना काम धंधा कर सकूं। इसी प्रकार से भारत हमारा देश, हमारा घर है, तो यहाँ पे हर व्यक्ति को घूमने फिरने की, अपना काम धंधा करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने जिन मूल उद्देश्यों को संविधान में रखा है और जो भावना उन्होंने रखी है, लोगों को जोड़ने की भावना रखी है, वो जोड़ने वाली भावना हम में आज भी कायम रहनी चाहिए। तो क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर हम इस प्रकार के विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम किसी को बाहरी समझते हैं, तो वो गलत है। जहां पर अभी आप लोगों ने देखा G20 में क्या लिखा गया था, वसुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरा विश्व एक परिवार है। तो जब विश्व परिवार है तो उस परिवार में भारत के तो जो सभी लोग हैं वो तो खास परिवार है, ठीक है। हम सब तो एक साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बाहरी और अंदर वाला जो विभाजन है वो गलत है। और दूसरी चीज ये भी है कि जिन राज्यों के लोगों को ऐसा लगता है कि साहब यहाँ पर हम लोग शुरुआत से रह रहे हैं और हमें यहाँ पर रोजगार में इनमें ज़्यादा विशेषता मिलनी चाहिए, बिल्कुल वो बात भी उनकी भी ठीक है, वो अपनी जगह गलत। मैं सिर्फ इस चीज़ के विरोध में हूँ कि किसी भी प्रकार की मारपीट, अभद्र व्यवहार ये लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। चाहे वो महाराष्ट्र का व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश जाए, चाहे अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति राजस्थान आए, चाहे राजस्थान का व्यक्ति केरल जाए, केरल का व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाए, कहीं पर भी आया जाए उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और चाहे विदेश का व्यक्ति भारत आए, गलत व्यवहार को बिल्कुल भी जगह नहीं है, विशेष करके हमारे देश में, तो ठीक है। और पूरे विश्व में ऐसा गलत व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब हमारे संसाधन है, हमारे लिए यहाँ पे रोजगार होने चाहिए, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी राज्यों की सरकारें अपने राज्यों के लोगों के लिए एटलीस्ट इतने रोजगार डेवलप करें, इतना अपने राज्यों को डेवलप कर ले कि उन लोगों को तो रोजगार मिले ही मिले, और उसके साथ साथ बाहर के अगर कोई व्यक्ति आता है तो उनको भी मिले। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को मजा नहीं आता अपना घर छोड़ने को, किसी भी व्यक्ति को मजा नहीं आता अपना शहर छोड़ने को, अपना गांव छोड़ने को। पर अगर वो छोड़ करके आ रहा है तो कुछ मजबूरियां हैं, और वो अगर उस मजबूरी में वहां जाता है और वहां उसके साथ मारपीट होती है, तो वो तो उसके साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, यहाँ पे क्षेत्र की बात हुई है, तो क्षेत्र आपकी जो विचारधारा, बहुत अच्छी बात है, हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया, बहुत। अब ये वाला विचारधारा के तहत आप क्या करो कि जैसे अब मैं बिहार का हूं तो मैं बिहार का बहुत विकास करूंगा, इतना मुझे बिहार को आगे लेकर के चलना है जिससे कि बिहार के विकास से राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान हो। ऐसा हमारे मन में क्षेत्रवाद होना चाहिए। ये तो अब यहाँ पे जो क्षेत्र की भावना है वो बहुत अच्छी बात है, परंतु भारतीय की भावना से ऊपर नहीं होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं ये हूँ, पर बाकी जो भी है ये भी भारतीय है और मैं भी भारतीय हूँ, पहले हम लोग भारतीय हैं। तो ऐसे संघर्ष आपको बहुत से बार देखने को मिले होंगे। इससे प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है। तो फिर इससे प्रश्न ये उठता है कि संपूर्ण और समान सदस्यता का अर्थ क्या है।
क्या इसका अर्थ यह होता है कि नागरिकों को देश में जहां भी चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए? तो क्या इसका अर्थ, देखिए क्वेश्चन मार्क है, वो सॉल्यूशन नहीं दे रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोला क्या इसका मतलब ये है कि जहां भी चाहे वहां रहे, जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़े, जो भी काम करने का अधिकार हो वो सारे समान अधिकार हो और उसको समान ही अवसर मिलने चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? तो यहां पे सवाल ये चल रहा है कि समान और संपूर्ण सदस्यता है, उसका अर्थ क्या है? क्या उसका अर्थ यह है कि सभी को काम करने का, घूमने फिरने, जहां आने जाने का पूरी छूट, आजादी दी जाए, सबको समान अवसर दिए जाए? या इसका अर्थ यह है कि कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं सभी लोगों को दे दी जाए? कुछ बुनियादी अधिकार और कुछ सुविधाएं सभी लोगों को दे दी जाए जिससे कि वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। ये पासपोर्ट दिखाया गया है भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। इस परिच्छेद में हम इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। तो अब हम यहां पे नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में एक है गमनागमन की स्वतंत्रता। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। गमनागमन की स्वतंत्रता का मतलब है बेटा आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आपको मूवमेंट करने की, मतलब यहां से वहां जाने की और वहां से वहां जाने की आपको स्वतंत्रता है, वहां पर आपको पूरी आजादी है। तो अपने देश में या बाकी अन्य देशों में जो भी नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण जो अधिकार होता है वो गमनागमन की स्वतंत्रता, या आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि आवागमन की स्वतंत्रता भी होती है। मतलब में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, हम मूव कर सकते हैं, यहां से वहां जा सकते हैं, वहां से वहां, फिर वहां से वहां, इस प्रकार से। और जब हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं तो यह विशेष किसके लिए हो जाता है? यह विशेष किसके लिए हो जाता है? कामगारों के लिए हो जाता है। जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा विशेष हो जाता है। अब देखिए काफी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात करिए, अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, इतने रोजगार के अवसर नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने गांवों को छोड़ करके शहरों की तरफ जाना शुरू करते हैं। वहां उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है, तो वहां काम धंधा पकड़ लेते हैं और उनका अच्छा जीवन चलने लग जाता है। तो ये क्या था, कामगारों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी एक राज्य में ज्यादा काम के अवसर ना हो तो वो दूसरे राज्य में जाना चाहते हो, वहां ज्यादा अच्छा कमाना चाहते हो, अपनी जो हालात है, अपना जो स्तर है उसको और बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो कामगारों के लिए वाली जो स्वतंत्रता है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गमनागमन की स्वतंत्रता, व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पूरी होनी चाहिए कि वो जहां भी आना चाहे जहां आ सकता है, जहां भी जाना चाहे वहां जा सकता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए। और ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हम लोगों को भी मिली है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को मिली है कि हम एक जगह से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में आप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। देखिए अब गृह क्षेत्र के अवसर, गृह क्षेत्र में मतलब क्या है, जहां पर आप लोग रह रहे हो, आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, वहां पर नहीं तो हो सकता आप शहरों में जा सकते हो, आपके राज्य में नहीं है तो हो सकता आप दूसरे राज्य में जा रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देश में रोजगार अच्छा नहीं मिलता तो वो बाहर चले जाते हैं। तो जब गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तो रोजगार की तलाश में क्या है, वो बाहर जाते हैं, मतलब राज्य से बाहर जाते हैं, अपने गांव से, अपने शहर से बाहर जाते हैं और वहां पर काम की तलाश करते हैं, बेहतर काम चाहते हैं। देखिए हर व्यक्ति को वो चाहता है कि वो एक अच्छा जीवन जिए। अच्छे जीवन का अर्थ कम से कम ये तो है कि उसको मूलभूत आवश्यकता उसकी पूरी हो, उसको रोटी कपड़ा मकान मिले, शिक्षा स्वास्थ्य मिले और उसको जो थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं वाली वस्तुएं हैं वो मिले। इसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन के स्तर को सुधारना ही चाहता है। वो चाहता है कि घर में पहले पंखा है तो घर में कूलर लग जाए, एसी लग जाए, घर में 2 कमरे बने हुए तो 4 बन जाए, घर में कोई नौकर नहीं है तो 1 नौकर आ जाए, 1 आ गया तो 2 नौकर आ जाए। हम हमेशा हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है हम उसको सुधारना चाहते हैं। और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधारने के लिए, जीवन का स्तर सुधारने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कब आएगा, जब हमारे पास आय, इनकम आएगी। और इनकम कब आती है, जब हम कहीं पर रोजगार करते हैं। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको बेहतर से बेहतर रोजगार मिले, अच्छे से अच्छा रोजगार मिले, उससे अच्छी इनकम मिले और अच्छी इनकम से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे। और जब रोजगार उनको गृह क्षेत्र में नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करते हैं, बाहर के इलाकों में जाते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं और कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए क्या है कि कम से कम उनकी मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। और अगर उनको वहां पे काम नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि लोग अपनी मर्जी से, कोई व्यक्ति घर नहीं छोड़ना चाहता, अपना गाँव, अपना शहर, वो मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहता है जिस मिट्टी में वो खेला कूदा बड़ा हुआ है, परंतु ये मजबूरी है कि उसको कमाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो रोजगार की तलाश में लोग निकलते हैं और कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं।
हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। तो अब हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में देखो, कुशल मतलब जो एक्सपर्ट है, जो स्किल्ड है अपने काम में, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, और अकुशल मजदूर जो शारीरिक मजदूरी का ज्यादा काम करते हैं। जैसे यहाँ पे भैया को दिखाया है, ये ईंटें सेट करने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सूचना तकनीक के अधिकतर कर्मी बैंगलोर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं। केरल की नर्स पूरे देश में कहीं भी मिल सकती है। देखिए, अब उदाहरण के लिए सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता तो उनके लिए बैंगलोर एक क्या है, सपना है, डेस्टिनेशन है, गंतव्य है कि वह काम कहाँ करना है, बैंगलोर में करना है। ठीक है, मतलब बैंगलोर आईटी सेक्टर के लिए पूरे भारत में और पूरे विश्व में फेमस है। तो अब लोग क्या है, मतलब वहां पर एक पूरा मार्केट सा बन गया कि हाँ भैया वहीं जाकर के काम करना है, ड्रीम होता है लोगों का वहां जाना। तो अब जिन लोगों ने आईटी की बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो और करी हो, तो वो चाहते हैं कि हम बेंगलोर जाकर काम करें। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा पेमेंट उनको मिल जाएगा और जल्दी से काम भी उनको मिल जाएगा। इसी प्रकार से केरल की जो नर्स स्टाफ है वो आपको पूरे देश में भी देखने को मिल सकती है। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को आकर्षित करता है। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है। अब शहरों से तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग, अब आप देखो शहरों में जैसे उद्योग, एक तो इंडस्ट्रीज बन रही हैं, सरकार की जो बड़ी बड़ी योजना है, सड़क मार्ग बन रहे हैं, सरकार के जो दफ्तर है वो बन रहे हैं। इसके अलावा लोगों की शहरों में बहुत अच्छी आय होती है, इनकम होती है, तो वो अपने बड़े बड़े भवन मकान बनाना चाहते हैं। आप शहरों में देखते हो कि आपको बड़े बड़े ऐसी बिल्डिंगें देखने को मिलेगी जिसमें 50-100 फ्लैट होंगे। तो अब मतलब भवन निर्माण का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब गाँव में क्या होता है, गाँव में कितने मकान बन रहे हैं, गाँव में कोई उद्योग का काम चलता नहीं है, गाँव में कोई सरकारी दफ्तर के काम चलते नहीं। तो शहरों में लोग जो भवन निर्माण करने वाले जो काम है उनके लिए भी लोग आकर्षित होते हैं और चले जाते हैं कि शहरों में जाएंगे और वहाँ पे भवन निर्माण वाला काम करेंगे, मतलब जो घर बनाने वाले काम होते हैं वो काम करेंगे। और जैसे आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट भी है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जो सरकार के क्वार्टर्स बनाने का, सरकार के और जो है उनको बनाने का काम करता है। और PWD स्टेट का होता है। तो जो मजदूर मिस्त्री ऐसे लोग होते हैं उनको CPWD और PWD के तहत सरकारी नौकरियां भी मिलती है कि हाँ भैया, क्योंकि देखो अब बनाने का काम तो मिस्त्री और मजदूर ही करेगा, तो ऐसे मिस्त्री और मजदूर भी ऐसा सरकार अपॉइंट करके रखती है। तो श्रमिकों को आकर्षित करता है। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है। कुछ लोगों का, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप टाइलिंग का काम है, मार्बल का काम है, जैसे अब क्या होता है कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है ना तो वो बड़ी जगह पहले हो जाती है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ पे कुछ पहले हो जाता है। वह कुछ नए टाइलों का काम चला है तो बहुत पहले शुरू हो जाएगा वहाँ। तो लोग क्या करते हैं, दूसरे राज्यों से, दूसरे इलाकों से साल 2 साल 3 साल उन जगह जाकर के काम करके आते हैं। मुंबई में चले गए, दिल्ली में चले गए, और वो पूरा का पूरा जो काम है, टाइलिंग का काम है, मार्बल का काम है, पूरा काम सीख करके आ गए। और जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान का व्यक्ति, वो चला गया मुंबई, अब वो जब वहाँ राजस्थान में आया तो अब जैसी टाइलें हैं और ऐसा काम पूरे वहाँ उस एरिया में कोई जानता ही नहीं। पर वो लोगों को देखो, मैं ऐसी टाइलें लगा दूंगा, इमेजेस के साथ दिखा रहा है, ये कर दूंगा, लोग यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब लोग सीख करके ये काम, ऐसा काम करते हैं। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। पर क्या है, जब ज्यादा संख्या में रोजगार जो है बाहर के लोग ले लेते हैं, मतलब हमारे क्षेत्र, हमारे एरिया, हमारे स्टेट को छोड़ करके बाहर के लोग ले लेते हैं, तो लोगों में गुस्से की भावना, प्रतिरोध, विरोध की भावना जग जाती है कि साहब ये लोग ज्यादा रोजगार ले रहे हैं और हम नहीं। कुछ नौकरियां या कामों को राज्य के मूल निवासियों, स्थानीय भाषा को जानने वाले लोग तक सीमित रखने की मांग उठती है। राजनीतिक पार्टियां ये मुद्दा उठाती है। ये प्रतिरोध भारी के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप ले लेता है। अब देखिए, कुछ नौकरियां या कामों को राज्य के जो मूल निवासी है, मतलब उस राज्य में जो रहने वाले लोग हैं और जो वहाँ की स्थानीय भाषा जानते हैं, उन तक सीमित रखने की मांग उठती है। बहुत सी बार ये मांग राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज उठाती रही है, और बाहरी के खिलाफ जो ये प्रतिरोध, ये जो विरोध होता है, कभी कभार ये हिंसा का भी रूप ले लेता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलन से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्याय संगत होते हैं? तो ऐसे जो आंदोलन है कि साहब जो बाहरी लोग हैं उनसे काम हटाया जाए, जो यहाँ के, जो राज्य के या उस क्षेत्र के लोग हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा काम के अवसर दिए जाए। देखिए, इसमें समाधान क्या हो सकता है वो भी देखेंगे आगे, पर एक मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भारतीयता है वो होनी चाहिए, और भारतीयता के तहत अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और वहाँ काम धंधा कर रहा है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु अगर वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि साहब नहीं, हमारे संसाधन, हमारे रोजगारों को छीन लिया जाएगा, तो हम ये चीज कर सकते हैं कि एक मिनिमम रेशियो फिक्स कर दिया जाए। मिनिमम रेशियो फिक्स कर दिया जाए कि हाँ साहब, पूरे इस राज्य के अंदर
कम से कम 70% जो रोजगार होंगे वो तो इसी राज्य के लोगों को दिए जाएंगे। बाकी 30% जो रोजगार है वो बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर करके कर सकता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन रहना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ यहीं के राज्य का, फिर वो भाव है ना कि हम भी उस राज्य में जाकर करके काम कर सकते हैं, हम भी वहां जाकर करके काम कर सकते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा क्या है एक्चुअल में भेदभावपूर्ण वाला जो रवैया ना है वो है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा एक्सपर्ट है किसी काम में और है, तो हम चाहते हैं कि नहीं साहब वो हमारे राज्य में आए, वो हमारे राज्य में आकर कर काम करे। परंतु उसी की जगह कोई बेचारा गरीब मजदूर वर्ग का व्यक्ति है तो हम उसका विरोध करते हैं, ये लोग आ जाते हैं हमारे कामों को छीन लेते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, रहने लग जाएंगे, फिर इनके जो बच्चे हैं वो भी स्कूलों में पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब पूरा थोड़ा सा भेदभाव, जो हमारे को अच्छा लगता है, जरूरत है, उसको तो हम बुला रहे हैं, और जो हमें ठीक नहीं लगता हम उसको भेज रहे हैं। तो क्या ये आंदोलन न्याय संगत है? किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से भर उठते हैं। देखो, अब जैसे आप लास्ट के चैप्टर्स में एक बात पढ़ करके आए थे कि जब भी आप किसी दूसरे के साथ कोई व्यवहार करो ना, वो ये सोचो कि अगर वही व्यवहार आपके साथ हो तो कैसा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब कभी कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाए, ठीक है, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, जापान जाए, और वहां के जो लोग हैं भारतीय लोगों के साथ मारपीट करें, उनके विरोध करें कि नहीं तुम वापस जाओ, ऐसा करो, तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम गुस्से से उठ जाएंगे, कैसे करा उस देश वालों ने, ये कैसी बात हुई। ठीक है, बाकायदा पूरे नियमों के साथ गए हैं, वहां पर अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें भी गुस्सा आएगा। तो यही बात यहाँ पे कही है, किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाने पर हम सबको गुस्सा आता है। जैसे भारतीय कामगारों की तस्वीर आपको दिखाई। संभव है हम में से कुछ ये भी माने कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। देखिए आगे बात है कि हम ये मानते हैं, हमें ऐसा भी लगता है कि जो कुशल कामगार है, जो एक्सपर्ट है, जो टैलेंटेड कामगार व्यक्ति है, उसको तो कहीं भी आने जाने और काम करने का अधिकार होना ही चाहिए। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है, और राज्य जो मतलब सरकार है वो भी ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपना गर्व कर सकता है कि साहब ऐसे लोग तो हमारे राज्य में या हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में ही काम करने ही चाहिए। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभव है स्थानीय लोग भारी लोगों की प्रतिद्वंद्विता से नाराज हो, तो क्या गमनागमन की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? तो अगर कहीं पे काम अपर्याप्त हो तो वहाँ पर जो लोग हैं वो भारी लोगों के उस कॉम्पिटिशन से परेशान हो सकते हैं और विरोध कर सकते हैं। फिर सवाल ये आता है कि जो गमनागमन की आज़ादी है, ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो क्या ये सच में हमारे अधिकार में शामिल है? ठीक है, क्योंकि जब अधिकार कह रहा है तो मतलब इसका अंदर तो हम आ जा सकते हैं। एक अन्य बात पर हमें विचार करने की जरूरत है, और वह यह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। सीधी सी बात यह है, इस किताब को पूरा पढ़ने तक आप एक बात ये समझ जाएंगे कि व्यक्ति जो है ना, इंसान जो है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि जो मेरे फायदे की बात हो ना, वो हर बात सही है, और जो मेरे विरोध की बात हो वो बात गलत है। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैं किसी को थप्पड़ मार दूं इट्स ओके, और कोई मुझे थप्पड़ मारते मेरे अधिकारों का उल्लंघन है। मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर लूं इट्स ओके, बट कोई मेरे साथ कर ले वो गलत है। मैं कहीं जाऊं, मुझे कोई ना रोके, पर कोई मेरे एरिया में आए मैं उसको रोकूं। मतलब हम क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हमें अच्छा लगता है, हमें बेहतर लगता है वही है। परंतु ये किताब हमें क्या सिखा रही है, और ये किताब एंडिंग तक हमें क्या बताएगी कि अच्छा वही नहीं जो आप चाहते हैं या आपके लिए होता है, अच्छा वह है जो कि पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, सबके लिए बेहतर हो, वही अच्छी है। तो सुकरात क्या कहते थे? सुकरात ने यही तो कहा कि आप ये सोच लो कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरे दोस्त का अच्छा हो जाए, मेरे रिश्तेदार का अच्छा हो जाए, ये न्याय है। ये न्याय नहीं है। न्याय क्या है कि सबका भला होना है। तो यहाँ पर भी है, जब हम ये सोचते हैं कि नहीं साहब हमारे राज्य को, हमारे एरिया को डेवलप करने के लिए ये वाला जो व्यक्ति ना बहुत टैलेंटेड है, ये चाहे कहीं का ही हो, इसको तो रख लेना चाहिए। पर जब बात आती है कोई गरीब जो है और है, कोई बहुत ज़्यादा, वो कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति नहीं, तो उसे अलग लगता है ये लोग हमारा रोजगार छीन लेते हैं, ये हमारा ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये बात तो गरीब प्रवासी और जो कुशल प्रवासी होता है, एक तो गरीब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं तुम लोग हमारे राज्य में आ जाते हो, हमारे काम छीन लेते हो और कर लेते हो। और कुशल प्रवासी मतलब आप जैसे मान लो किसी बैंक में गए, और किसी बैंक में गए बिल्कुल जो मैनेजर बैठा हुआ है वो मैनेजर आपके रीजन का नहीं है, पर फिर सर नमस्कार सर, नहीं सर आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा ऐसा, नहीं सर मैं आपके रीजन में आया था, वहाँ पर क्या रीजन है सर, बहुत अच्छा एरिया है सर आप। मतलब हम क्या है, हम प्रतिक्रियाओं में भी हमारा अंतर हो जाता है। हम व्यक्ति देख कर करके हम व्यवहार कर रहे हैं, जो कि गलत बात है।
हमें व्यक्ति देख करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमारा तो व्यवहार एक समान होना चाहिए, क्योंकि हम सभी मानव हैं और मानव होने के समान तो व्यवहार एक जैसा ही हो। हम अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। तो हम जो गरीब प्रवासी होते हैं हमेशा उनको हमारे राज्य के लिए सही नहीं मानते, हम हमारे एरिया के लिए सही नहीं मानते, जैसे कि कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। कोई कुशल, कोई दौलतमंद, कोई बहुत अमीर आदमी आता है तो हम मानते हैं कि हाँ हाँ ये तो ठीक है, बाकी जो गरीब आ रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे जैसे एक दीदी की तस्वीर दिखाई गई जो कि काम कर रही है। इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है? तो इससे प्रश्न ये उठता है कि जो गरीब है और अकुशल कामगार है उनको भी देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है या नहीं? क्वेश्चन मार्क है। देश के सभी नागरिकों की पूर्ण और समान सदस्यता संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है। तो इन पर अभी भी हमारे देश में और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ही इन चीजों पर डिबेट चल रही है। यूं कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं। ऐसे विवादों का निदान कैसे हो? तो ये लोकतांत्रिक समाजों में भी ऐसे विवाद उठते हैं और इनका निदान, इनका समाधान क्या हो? प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्त वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो देखिए, प्रतिवाद करने का अधिकार जो है, ठीक है, किसी के पक्ष में विपक्ष में बोलने का, उसका विरोध करने का, ये अधिकार हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, परंतु दूसरे लोगों को या किसी राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। देखिए, आज आपको विरोध करने का अधिकार है, परंतु कोई विरोध के नाम पर सरकारी बिल्डिंगों को तोड़े, ठीक है, और कुछ करे, खराब करे, ठीक है, सड़कों को तोड़ दे, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो विरोध से किसी दूसरे राज्य की जीवन संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, ये नहीं। नागरिक समूह बनाकर के विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग कर, राजनीतिक दलों से अपील कर और अदालत में जाकर के जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। तो वो समूह बना सकता है, राजनीतिक दल से अपील कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, अदालत में जा सकता है, ये सारे स्वतंत्र हैं इन चीजों के लिए। अदालतें उस पर निर्णय दे सकती है या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती है। तो अदालत उस पर या तो कोई निर्णय दे देगी जो सबको मानना है, नहीं तो अदालत कभी कभार सरकार से कोई समाधान के लिए आग्रह करती है कि सरकार को कहती है इन चीज़ों पे जो बात चल रही है देश में या राज्य में, उस पर आप कोई समाधान निकालिए। ये भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इससे कई बार न्यायाधिक सफलताएं संभव है। अब ये चाहे आपको प्रक्रिया बहुत स्लो लग रही हो कि यार कोर्ट जाएंगे, वो सरकार को बोलेगी, फिर सरकार को सोचेगी, बहुत लंबी प्रक्रिया है, पर ऐसी ही प्रक्रियाएं लोकतंत्र के लिए अच्छी होती है। अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देशक सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। देखिए, अगर हम पूर्ण और समान सदस्यता की बात करते हैं, ऐसा दिशा निर्देशक पर हमें काम करना है, तो यह भी जरूरी है कि इस प्रकार की जो समस्या है उनके लिए सर्वमान्य समाधान हो, सब ऐसे समाधान को मान ले, ऐसा समाधान हो, उस पर पहुंचना संभव जरूर है। लोकतंत्र का ये एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि वार्ता और विचार विमर्श से हो। ये नागरिकता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। तो लोकतंत्र का ये एक बुनियादी सिद्धांत है कि बल का प्रयोग ना हो, मतलब आप ताकत मत दिखाओ, कोई किसी को मार पीट रहे हो, ये कर दिया, वो कर दी, हिंसा कर दी, या नहीं। कैसे होना चाहिए समाधान? संधि वार्ता से बैठो, बातचीत करो, एग्रीमेंट कर लो, ऐसा कर लो, विचार विमर्श करो। ये भी क्या है, एक नागरिकता का एक प्रमुख दायित्व है। हम एक नागरिक हैं तो हमारा दायित्व है कि हम हमारे सभी जो देशवासी हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें और देश को आगे ले जाने वाली गतिविधियों में ही हम लोग इन्वॉल्व हो, काम करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।